Good morning, everyone. I hope audio is clear to you. यस सर। Okay. आज मैंने एक नया स्क्रीन शेयर किया है. So, are you able to see that screen? हाँ ठीक. तो हम लोग बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट की इन द लास्ट लेक्चर. सो आप लोगों ने थोड़ा उसको देखा होगा. ठीक है. इन मॉड्यूल ऑल्सो सम इंफॉर्मेशन इज मेंशन. ठीक है. सो कुल मिला के जो इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया है वो क्या था. सो क्विकली मैं आपको समराइज कर देता हूँ. जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, बेसिकली वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो एक तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, तो जनरली हम लोग इसको अप्लाई करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में. ठीक है. एक तो ये वाली चीज याद रखनी है आपको. दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि ये जो इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. किसके अंदर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ये. ठीक है. और तीसरी चीज क्या याद रखनी है आपको कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ये अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर टाइप के होते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कि वो प्लस आई शो कर रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. हाँ सर। ओके. नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है. ये तो हो गया हमारा इंडक्टिव. इंडक्टिव में दो कैटेगरी हमने समझ ली थी. ठीक है. एक को हमने प्लस आई का नाम दिया था और दूसरे को हम ऑब्वियसली माइनस आई का नाम देंगे. ठीक है. सर सेकंड पॉइंट समझा तुमने एक बार फिर से? माइनस आई. सेकेंड पॉइंट कल तो बोला था कि डिस्टेंस यानी कि फोर्थ कार्बन पे जाते जाते इफेक्ट खत्म हो जाती है. हाँ सर। वही तो है कि ये चीज है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एफ लगा दिया तो एफ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है. ठीक है ना. एफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा. तो यहाँ पे डेल्टा माइनस रहेगी और यहाँ पे ऑब्वियसली डेल्टा प्लस होगी. सो इलेक्ट्रॉन अभी किधर शिफ्ट हो रहे हैं? इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. तो यहाँ पे आप ये चीज ऐसे याद रख लीजिए कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये वाला डेल्टा प्लस और उसके बाद में ये डेल्टा प्लस 2 और फिर ये वाले पे क्या आता है? डेल्टा प्लस 3. और ये वाले पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस लेकिन 4. अब आपको याद होना चाहिए कि डेल्टा प्लस जो 1 है वो सबसे बड़ा होगा, फिर डेल्टा 2 होगा और फिर डेल्टा 3 होगा. और ये जो डेल्टा 4 है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है. कल मैंने आपको ये बात भी समझाई थी. यस यानी सर। कि जो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे फोर्थ कार्बन है हमारा, फोर्थ कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन एफ की तरफ कितना जा रहे हैं? तो मैं कहूंगा 0%. ठीक है. मतलब द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 4, ठीक है, विच आर एक्चुअली ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड दे आर नॉट गोइंग टू शिफ्टेड टुवर्ड्स एफ. ठीक है. मतलब एफ की तरफ उनकी जो शिफ्टिंग होगी ना वो बहुत कम होगी भाई. ये बात बस इतना समझ लीजिए. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. यस सर। शिफ्टिंग पार्ट इज वेरी लेस, यानी कि नेग्लिजिबल है. इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना. मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा इफेक्ट उसका. आई होप इट इज क्लियर ना. अब ठीक है. हाँ सर। ओके. सो दिस इज इट. आगे बढ़ते हैं.
On the next page, we are going to discuss about resonance. तो समझते हैं कि ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। जब भी हम बात रेजोनेंस की करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या है? वो डेफिनेशन ये है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मेंशन कर रखी है कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? पैरेलल ओरिएंटेशन होना चाहिए। So what is the meaning of this particular statement? So let me explain with the help of one example. Suppose we have 1,3-butadiene. ठीक है, 1,3-butadiene. This is but 1,3 diene. Is it okay to everyone? ठीक है, यस सर। ये मॉलिक्यूल का नाम है। अब आपको बताना है कि इसमें पाई बॉन्ड किस तरह से रहेगा। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे सिग्मा बॉन्ड तो नॉर्मली बन जाएगी इस तरह से। सो दिस इज द सिग्मा स्केलेटन। इसको मैं बोलता हूँ कि मैंने ये क्या बनाया है, सिग्मा स्केलेटन बनाया है। ठीक है, स्केलेटन। ठीक है, दिस इज अ सिग्मा स्केलेटन, जो कि सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। Now we are going to draw the pi bonds between these two. So let's say यहाँ पे ये वाला जो पाई है, this particular orbital is known as py. ठीक है, तो इसका एक py orbital होगा। ठीक है, and these py orbital will interact. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है p पाई और py, ठीक है, और ये कौन सी वाली बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। I hope it is clear. So this is how they are going to share, right? अब यहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसे you can do the highlight, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी बेटर। अब हमारे पास एक और ऑर्बिटल होगी। सो लेट्स से हम दूसरे पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आपको दिख रही है, तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पे भी जो ऑर्बिटल है वो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो कौन सा है? ये y है। ठीक है, ये भी y है। तो यहाँ पे भी py के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, क्या इनका ओरिएंटेशन कैसा है? पैरेलल है। ठीक है, इनको है ना इस फॉर्मेट में आप ऐसे समझिए, ये ऑर्बिटल है आपका, ये ऑर्बिटल है, लेट से ये आपका लाइन ऑफ साइट है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। ये जो काम हो रहा है ना, और ये ऑर्बिटल कैसे हैं डियर? पैरेलल हैं कि नहीं? देख लो, हाँ सर। दीज आर द पैरेलल ऑर्बिटल्स। इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ऑर्बिटल। ठीक है, तो पैरेलल ऑर्बिटल का मीनिंग समझ में आ गया आपको? अगर आप समझ, यस। अगर अगर ऐसा हो जाता कि एक पाई बॉन्ड जो है हमारा वो y एक्सिस में होता, पी वाई एक्सिस में पाई बॉन्ड है, और इसका जो नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड है, नेक्स्ट पाई बॉन्ड है, वो px और px में होता, तो क्या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन
रेजोनेंस करते यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते नेक्स्ट साइड में, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं होता ना, समझ रहे हो? हाँ सर। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन is not possible due to non parallel orbitals, ठीक है? जो ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन पैरेलल है, यानी कि वो पैरेलल नहीं है या एंटी पैरेलल ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो जब हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या है रेजोनेंस होने के लिए, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको ठीक से ध्यान रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है? समझ गए बात को, कैसे आपको सोचना है यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है? एक चीज तो ये समझनी कि पैरेलल ऑर्बिटल होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज रेजोनेंस के अंदर आपको ध्यान रखनी है वो है कि हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो, या मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, प्लेनर इन ऑर्डर टू हैव बेटर रेजोनेंस इफेक्ट। अगर उसको अच्छा रेजोनेंस इफेक्ट करना है तो मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात आपको? मॉलिक्यूल है ना हाँ प्लेनर। सर। अब कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है या प्लेनारिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हम चेक करेंगे, प्लेनारिटी ऑफ मॉलिक्यूल ये हम कैसे करेंगे? तो इसको है ना जनरली हम ये देख लेते हैं कि जनरली अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो या sp हो तो मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये एक बेंजीन अपन ने ले लिया। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दिस केस? आपको पता चलेगा कि हर कार्बन, sp2 ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? और अगर यस ये सर। sp2 हाइब्रिडाइज, इसलिए देयरफॉर बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंजीन क्या हो गया, एक प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर कोई बेंजीन, देखो बेंजीन को हमने ये प्रूव कर दिया कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो क्या इसमें रेजोनेंस होता होगा? ऑफ कोर्स होता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेनारिटी आ रही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है ना प्लेन में आराम से घूमते हैं। जैसे आप समझिए कि आपके पास है ना हाईवे बहुत अच्छा है, प्लेनर है, यूनिफॉर्म है, तो आप है ना गाड़ी को आराम से भगा सकते हो। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि अगर मॉलिक्यूल में प्लेनारिटी है, ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा दैट वुड बी वेरी मच इजियर, ठीक है? तो यहाँ पे प्लेनारिटी भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है इन ऑर्डर टू हैव रेजोनेंस, ठीक है? सो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पैरेलल p ऑर्बिटल, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, मॉलिक इट इज बेटर टू हैव प्लेनारिटी, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेनारिटी नेसेसरी कंडीशन, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लेनैरिटी होने से क्या होता है, ज्यादा रेजोनेंस आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? तीसरी चीज हाँ जो सर। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए थे कि रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में है तो हमें कैसे पता चलता है, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में कुछ केसेस बनाए थे। जैसे मान लो कि लॉन पेयर बैठा हुआ है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है,
फिर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास कोई लोन पेयर वाला एटम है, तो मान लो कि ये ऑक्सीजन ले लिया अपन ने, और अपन को पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। सो लेट मी ड्रॉ द लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 और 2 4, टोटल 4 लोन पेयर होंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन है और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? अब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना है कि जो लॉन पेयर्स होते हैं ना बेसिकली, वो दोनों एक ही एक्सिस में नहीं होंगे। सपोज एक लॉन पेयर मेरा वाई एक्सिस में है, लेट्स से दिस लॉन पेयर इज प्रेजेंट इन द वाई एक्सिस, और ये वाला लॉन पेयर किस में प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली दिस लॉन पेयर विल बी प्रेजेंट इन द इधर जेड एक्सिस, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये, या तो पी एक्स में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एक ही लोन पेयर, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर अगर ज्यादा प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो सारे लोन पेयर एक साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं। रेजोनेंस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम पार्टिसिपेट करता है। सो कंसिडर ए स्पेशल केस जिसमें ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा पाई बॉन्ड बना हुआ है इसमें, वो पाई बॉन्ड वाई एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, ठीक है। सो दिस दिस इज अ पी वाई ऑर्बिटल। तो अब आपको पता है कि ये जो वाई ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है, सो लेट मी हाईलाइट फॉर यू, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक्चुअली क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और किधर को जाएगा, इस तरफ ये जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये वाले रास्ते पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या सबको पता चल रहा है? इस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि एक लोन पेयर है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये सिस्टम को हम कैसे दिखाएंगे? सो यहाँ पे मैं इस सिस्टम को इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका ओ एच, यहाँ पे आपके लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। और हम है ना हमेशा इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगी। जब ये यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो अब कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होता है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको आगे की तरफ ब्रेक करना है, ठीक है। तो आगे की तरफ ब्रेक करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देगा आपको, देखो ये हो गया आपका। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे पहले से एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो था ही, फिर एक डबल बॉन्ड आ जाएगी, एक सी है, और ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्योंकि जब एरो आपने आगे बढ़ाया है, देखो हमेशा याद रखना है, ये जो एरो इस तरह से आगे बढ़ता है, तो हमेशा याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको लेके जाता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को लेके आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा है, और ये आपको क्या दिखा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस सर। ठीक है। तो सिंगल हेडेड एरो अगर आगे की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअली वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके आगे बढ़ रहा है, और अगर डबल हेडेड एरो आगे जा रहा है, दैट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है। और बेसिकली हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, एटम्स का मूवमेंट होता नहीं है। सो एटम मूवमेंट इज नॉट अलाउड। तो अभी आपको क्या मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर 1 है और ये जो स्ट्रक्चर 2 आपको यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है बात? हाँ सर। ठीक है। तो हमने पहले केस को डिस्कस कर लिया कि भाई ये हमारा ए पार्ट था, लोन पेयर, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल। ऐसा ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, वो भी ब्रेक हो सकता है। सो दिस इज द आइडिया। अब दूसरा हम बी पार्ट को देखते हैं। सर वो थोड़ा लिखना बाकी था। लिखना बाकी है, अब देख लो।
हो गया सर। Okay. अब हम एक और केस को कंसिडर करते हैं, जिससे कि मान लेते हैं कि हमारे पास है ना प्लस चार्ज है, किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, और उसके नेक्स्ट एटम पे या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह का कोई केस बनता है तो वहां पे भी रेजोनेंस बन जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे CH2 उसके ऊपर एक प्लस बने हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो हमने यहाँ पे CH2 लिख दिया। तो ये मॉलिक्यूल है, तो क्या इसमें रेजोनेंस बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो। अब है ना, देखो इस तरफ है ना प्लस चार्ज है, तो इस कार्बन पे मुझे क्या लाना चाहिए? माइनस लाना चाहिए ना। तो माइनस कैसे मैं लाऊंगा? इस तरफ मैं एरो करूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा? प्लस। अब ये माइनस और प्लस आपको बनाने नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना है, ये प्लस और माइनस आपको खुद के दिमाग में रखने होते हैं। ठीक है, बनाओगे तो फिर वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस आएगा एरो की वजह से, तो माइनस और प्लस क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई देगा CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH है। अब ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है, और क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आगे की तरफ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस बार प्लस आ जाएगा। तो आपको ये पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 ये एक दूसरे के RS हैं। ठीक है, ये बात हाँ समझ में सर। आई? ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि मान लो कि आपके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलेंगे, ऐसे डॉट बना होगा, फिर आपके पास में सिंगल बॉन्ड है, और फिर वही डबल बॉन्ड जैसा सीन बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड जैसा सीन बन रहा है। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे ये CH2 डॉट है, फिर उसके बाद में यहाँ पे CH, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड, देन वी हैव CH2। अब इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो यहाँ पे आप डबल हेडेड एरो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको है ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यू वांट वन इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। तो आप इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, तो आपने यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो बनानी होगी, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा रहा होगा, है ना। आपने क्या करा? बराबर बराबर बांट दिया। यानी कि आपको मैंने बताया था कि ये क्या हो गया आपका? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ कि नहीं, बताओ? होमोलिटिक यस सर। बॉन्ड फिशन। तो यहाँ पे ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करेगा, ये चीज का ध्यान रखना है। जब ये इस तरह से करेगा, तो मैं इंटरमीडिएट आपको बताता हूँ, इंटरमीडिएट आपको कैसा दिखाई देगा। मतलब वो दिखता नहीं है वैसे तो, यहाँ पे डॉट दिखाई देगा आपको, फिर ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी डॉट दिखाई देगा आपको, और ये भी सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे भी आपको डॉट दिखाई देगा। सो बेसिकली अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये वाले लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले, ठीक है, ये अगर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो व्हाट यू विल गेट? CH2C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, वी हैव CH एंड वी हैव CH2 एंड वन फ्री रेडिकल इज दैट, हियर वी हैव CH2 बेसिकली, सो दिस डॉट विल अपीयर ओवर हियर। तो ये जो स्ट्रक्चर 1 है और ये जो स्ट्रक्चर 2 है, ये आपस में क्या है? दीज आर RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर। ये ठीक है? यस यस सर। सर। Okay, great. Now consider one more case. Suppose we have a lone pair, then we have, let's say, a single double bond, and again we have one more double bond. In this case also, resonance is possible. For example, we have oxygen in which we have double bond, ठीक है, इस तरह से दो लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड होगा, और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे कार्बन बना लेते हैं, और फिर एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? हाँ ऑब्वियसली रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। तो देखो ये जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन के 3 और 2 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड को इधर आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जब हम इसको बनाएंगे कन्वर्ट करके, तो आपको पता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है। वाई? बिकॉज इसने लोन पेयर दिया है। जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है, और जिसके ऊपर एरो बैठी रहती है उसके ऊपर आ जाता है माइनस। तो क्या ये एक दूसरे के RS हैं? हाँ, ये 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
ठीक है, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। क्लियर हो गई बात आपको? हाँ सर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी वन मोर एग्जांपल। ठीक है, सपोज हम एक और केस बनाते हैं। देखो, हमने प्लस देख लिया, फ्री रेडिकल देख लिया, लॉन पेयर देख लिया, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम देख लिया। ठीक है, तो रेजोनेंस तो पॉसिबल हो जाएगा अगर डबल बॉन्ड लगातार भी है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो कि कभी आपको मिले पाई, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई, फिर सिंगल बॉन्ड। पाई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई। अगर आपके पास में ऐसा सिस्टम है तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर है बात? तो जब आगे फ्यूचर में मैं लिखूंगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो मतलब समझ में आता है आपको कि उसमें क्या होगा? अल्टरनेट पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा का अल्टरनेट वो ओरिएंटे मतलब अल्टरनेट बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे अपने पास, है ना? तो जैसे यहाँ पे पाई है, फिर सिग्मा है, देन वी हैव अगेन पाई, देन वी हैव सिग्मा, देन पाई, देन सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई एंड सो ऑन। आई होप इट इज क्लियर। हाँ सर। ठीक है, तो ये होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ध्यान से देखना कि ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है ना, वो दो तीन टाइप का होता है। देखना, यहाँ पे हेडिंग आप डालेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब इसमें हमारे पास अलग अलग कैटेगरी हैं, उनको हम समझेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो नॉर्मल में क्या होता है कि आपके पास है ना, लेट्स से लोन पेयर है, उसके बाद में यू हैव सिग्मा बॉन्ड, देन यू हैव पाई बॉन्ड। ठीक है, दिस इज नॉर्मल केस। सपोज यू हैव माइनस चार्ज और फिर आपके पास में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल मतलब सिग्मा है, देन यू हैव, लेट्स से इसको सिग्मा बना लो, दिस इज पाई, देन अगेन यू हैव सिग्मा, देन अगेन यू हैव पाई। इसको भी हम लोग नॉर्मल की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब ये जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड में क्या होता है कि आपके पास है ना, ये पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ये है ना, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? जनरली ये देखने को मिलता है साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि साइक्लिक में क्या होता है कि चीजें खत्म नहीं होती। आप समझ रहे हैं? देखो बेंजीन का एग्जांपल देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पाई, फिर सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये सब चलता जा रहा है। ठीक है, सो इन बेंजीन वी हैव एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या ये बात ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ यस। सर। ये आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल यू कैन कोट इन द सिंपल टर्म्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, CH2, CH, CH, CH2, ये आपका नॉर्मल कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है। You may have CH2 negative, then you may have this double bond and you have, let's say, CH3। तो इस केस में भी आपके पास में ये सब एग्जाम्पल हैं नॉर्मल के। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक्सटेंडेड टाइप का नहीं है एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक्सटेंडेड का। और अगर आपको नॉर्मल कंपाउंड में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखना है, यू मे हैव लाइक दिस मॉलिक्यूल, ऐसे डबल बॉन्ड,
इस टाइप का आपको थोड़ा सा लंबा सा सिस्टम दिखेगा. सो दैट इज व्हेन वी आर सेइंग इट इज अ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. अब देखो एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रॉस कॉन्जुगेशन. ये क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? सो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास है ना इस तरह का एक सिस्टम है. उससे आप समझिए CH2 माइनस, फिर हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, फिर हमारे पास यहाँ पे लेट मी पुट इट इन द सिंपल वे. ये नेगेटिव वाले को हटा देते हैं, थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. ठीक है, देखो ऐसा होगा CH2 डबल बॉन्ड C. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगी और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगी. तो अब आप इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या कहेंगे कि आप ऊपर जब जाएंगे तो आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा कि नहीं, बताइए. आपको मिलेगा. देखो पाई मिल रहा है आपको, फिर सिग्मा मिल रहा है, देन यू हैव पाई. तो पाई सिग्मा पाई, दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, देखो क्या सबको पता चल रहा है ये बात कि कॉन्जुगेशन है यहाँ पे. ये डायरेक्शन कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है. आर यू एबल टू फॉलो दिस थिंग? देखो ये हाँ एरो. सर. ठीक है, इस एरो के अलोंग आपको एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा होगा. सो लेट मी कंप्लीट दिस एग्जांपल. तो देखो आगे ऐसे सिंगल बॉन्ड होगा और फिर यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड होगा. ठीक है, तो C डबल बॉन्ड, फिर ये टर्मिनेट हो गया आपका यहाँ पे. तो अगर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक और है ना चीज मिलेगी आपको. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज आपको इस तरह की रेजोनेंस करती हुई दिखाई देगी. देखो इस वाले एरो के अलेंग भी आपको रेजोनेंस दिख रहा है. आई होप इट इज क्लियर. देखो कैसे, यहाँ पे पाई है, फिर यहाँ पे सिग्मा है और ऊपर फिर से पाई है. तो पाई सिग्मा पाई ये ऊपर मिल गया आपको रेजोनेंस. ठीक है, आई होप इट बट इज. स्ट्रेट जाए तो नहीं मिलेगा ना फिर. वही मैं बता रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान से सुन लो. अभी तो ये बात समझ में आ रही है कि दोनों साइड आपको रेजोनेंस हो रही है. ठीक है, और जब हम सीधे लाइन में जाएंगे है ना, वो चीजें मैं आपको बता ही रहा हूँ. जब हम सीधे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पाई, उसके बाद में सीधी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं. वी आर टॉकिंग लाइक दिस, इस तरह से हम समझ रहे हैं. ये पाई है, उसके बाद में नेक्स्ट है सिग्मा, और उसके बाद में अगेन सिग्मा है, देन वी हैव पाई. तो यहाँ पे ये वाले सिस्टम में क्या हो रहा है, नो कॉन्जुगेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा. ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन. इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस. इसमें क्या हो यस गया, सर. इसमें आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास में ए है कोई ग्रुप, और बीच में आपके पास बी है, और इधर साइड सी है. तो ए और बी के बीच में रेजोनेंस है, और बी और सी के बीच में रेजोनेंस है, बट ए और सी के बीच में रेजोनेंस नहीं है. समझ गए बात को? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन. आई होप इट इज क्लियर. हाँ सर. ठीक है, मैंने ये ए और बी और ये सारा ड्रामा कैसे बताया आपको? तो भाई मैं ना ये चीज ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना वाला सिस्टम जो है, दस सिस्टम इज लेट से ए, और ये वाला जो सिस्टम है इसको हमने बोल दिया कि ये बी है, और ये वाला सिस्टम जो है उसको मैंने क्या बोल दिया है, सी. तो जब मैं बी और सी को साथ में देख रहा हूँ तो मुझे रेजोनेंस क्या हो रहा है, मिल रहा है. अगर मैं ए और बी को साथ में देख रहा हूँ तो मुझे रेजोनेंस मिल रहा है. लेकिन अगर मैं ए और सी को साथ में देख रहा हूँ तो मुझे रेजोनेंस नहीं मिल रहा है. ये समझ में आ रही है? हाँ सर. यस सर. ओके ग्रेट. नॉर्मल कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, बात क्लियर है आपको? अब देखो ये सब पढ़ने का फायदा क्या है, क्योंकि कुल मिला के फायदा तो हमें देखना ही पड़ेगा ना कि ये सब हम पढ़ तो रहे हैं तो उससे बेट हमें क्या बेनिफिट. तो बेनिफिट देखो भाई, हमेशा याद रखना है कि ये सारी चीजें हम कहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, स्टेबिलिटी कंपैरिजन में. ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसाइड स्टेबिलिटी
ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज, जो भी ऑर्गेनिक स्पीसीज होंगे उनकी हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। तो उस केस में हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है एक्सटेंडेड। जब भी मैं कहूंगा कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, सो दैट विल प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी देन नॉर्मल कॉन्जुगेशन। और जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन दैट डिपेंड कि हम किस टाइप की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्रॉस कॉन्जुगेशन विल नॉट हेल्प दैट मॉलिक्यूल इन अ ग्रेट वे, बट हाँ हम कौन सी स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल इन द लेटर सेगमेंट। तो फिलहाल बस इतना याद रखिए कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज वेरी गुड, that will decide stability of lot of organic molecule, and whenever we have extended conjugation we have extra stability। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, so that molecule will have more stability, उसके पास ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्या ये ठीक बात है? याद रहेगा? हाँ सर। ठीक है, तो ये बेनिफिट है जिसके चलते हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। तो अभी देखो रेजोनेंस में हमें क्या करना होता है, तो एक तो है ना रेजोनेंस जब भी आप बनाएंगे तो हमें कुछ चीजें याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट बना के आप याद कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट अलाउड। मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट अलाउड। आप जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एटम को आप मूव नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन देखें, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH है और यहाँ पे लेट से CH3 है। फिर आप इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे मान लो ये A स्ट्रक्चर है और ये वाला B स्ट्रक्चर है, सो A एंड B जो है वो RS नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। क्योंकि आपने क्या करा, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया जो कि अलाउ नहीं है। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन इधर आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गया। सो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी एटम का मूवमेंट नहीं करा सकते। यू आर नॉट अलाउड टू मूव एटम्स। ठीक है, तो आप है ना एटम को मूव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू मूव एटम्स while drawing the resonating structures, only electron movement is allowed। I hope it is clear to everyone। ठीक है भाई, हाँ सर। ओके। अभी आपको सेम टू सेम लिंक से वापस कनेक्ट हो जाना है।